खम्बागड़ी मित्रों, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3। इससे संबंधित 2 वीडियोज ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसको कराने का जो पर्सपेक्टिव है वो है DSSP में जो रिसेंटली वैकेंसीज आई हुए हैं, तो TGT नेचुरल साइंस, ठीक है, और अदर साइंस वैकेंसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल में भोजन की पाचन क्रिया से संबंधित 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, इंटरनल पाचन ग्रंथियां और एक्सटर्नल पाचन ग्रंथियां। ये आहार नाल की विभिन्न संरचनाओं की दीवारों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, इंटरनल ग्लैंड्स जो होती हैं, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं, वो आहार नाल की विभिन्न संरचनाओं की दीवारों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आमाशय की दीवारों में पाई जाती कौन सी? जठर ग्रंथियां। ठीक है, छोटी आंत की दीवारों में कौन सी पाई जाएगी? ब्रूनर्स ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां, लेबर कोन की दरारें। ठीक है, ये छोटी आंत की दीवारों में। अगर एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की जाए तो ये आहार नाल से बाहर स्थित होती हैं, लेकिन अपने श्रवण या सीक्रेशन आहार नाल तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये कहूँगी आहार नाल से बाहर स्थित होंगी, लेकिन अपने सीक्रेशन जो है वो आहार नाल तक पहुंचा देंगे। जैसे सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लीवर, यकृत, पैनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, ये जो है वो एक्सटर्नल ग्लैंड्स हो गए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां, तो सबसे पहले देखते हैं अपन अग्नाशय या पैनक्रियास। ये जो होती है एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड का इन दी सेंस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड हो गई। इनके बहिस्रावी भाग से या एक्सोक्राइन जो पार्ट है उससे पैनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो सीक्रेट होता है, तथा यह विरसंग नलिका से ड्यूडेनम में पहुंचकर पाचन में सहायक है। ठीक है, विरसंग नलिका से ड्यूडेनम में पहुंचकर पाचन में सहायक है। अंतःस्रावी भाग की अगर बात की जाए तो अग्नाशयी ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग से निम्न हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला होता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये अग्नाशय की एल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। सेकंड होता है इंसुलिन, यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तीसरा होता है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, ये डेल्टा कोशिकाएं जो होती है अग्नाशय की, उन कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट किया जाता है। अगला होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, यह अग्नाशय की पीपी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पीपी कोशिकाएं उनके नाम से। ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा स्तर को घटाता है। ठीक है, इंसुलिन से क्या होगा? हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम रहेगा, कम हो जाएगा, जबकि ग्लूकेगॉन क्या करता है? रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज में बदल देगा, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। इंसुलिन क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है उसको बाइंड करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो इससे हमारी बॉडी में शर्करा लेवल घट जाता है। अतः एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है। बिल्कुल, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एक दूसरे के विरोधी हार्मोन है। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन हमारी शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण करता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इनके जो है सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई सा ज़्यादा नहीं हो जाए। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी कर देगा, एक ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा देगा, तो इसको कंट्रोल करता है। पीपी हार्मोन या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन पैनक्रियाटिक जूस के स्रवण को कम करता है। ठीक है, पीपी हार्मोन क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन होता है उसको कम करेगा, ये ज़्यादा सीक्रेट ना हो जाए। ठीक है, इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है। बिल्कुल, इंसुलिन की कमी से क्या होगा? रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, ये वाली बात हो गई ना, ग्लूकेगॉन ज़्यादा हो गया, इंसुलिन कम हो गया। अब इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकेगॉन ज़्यादा हो गया, तो शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस का इन दी सेंस क्या है? इंसुलिन की कमी हो गई हमारी बॉडी में, जब भी तो बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। ठीक है, डायरेक्टली आजकल तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डायरेक्टली जो है इंजेक्शन दे लेते, खुद पेशेंट ही दे लेता, बहुत छोटी सुई होती है और पेट वगैरह में लगा लेते हैं उसको। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस के 2 भाग होते हैं जो निम्न हैं। पहला है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 क्या है? IDDM या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये क्या होता है? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस।
डीएम, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीटा सेल्स जो होती है वो नष्ट हो जाती हैं। अब बीटा सेल्स नष्ट हो जाएंगी तो इंसुलिन का जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, इंसुलिन की मात्रा कम, ठीक है। अगला होता है NIDDM या नॉन IDDM, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस से ये जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, वंशागति होती है इसकी, ठीक है। ये जेनेटिकली ट्रांसफर होने वाली बीमारी हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा वजन, अनियमित दिनचर्या हो जाती है 45 वर्ष या अधिक उम्र होने पर, ठीक है। 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र होगी तो क्या होगा, ज़्यादा वजन हो जाएगा, अनियमित दिनचर्या हो जाएगी, और ये इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, NIDDM या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। ये जो होता है वो खुद के द्वारा अर्जित होता है, और ये माता पिता से भी आ सकता है, माता पिता से आ सकता है क्या, मतलब बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो आएगा वो आएगा इसी से, ठीक है। नाम ही इसलिए रखा गया उसका। गर्भावस्था में कुछ मादाओं में डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि गर्भावस्था पूरी होने पर ठीक भी हो जाता है, ठीक है। ये बच्चे की उसकी वजह से होता है, ठीक है। अगला है लीवर, ये यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ये, ठीक है। रेडिश ब्राउन करके सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो कि ग्वा में दाईं ओर स्थित होती है, ठीक है, आपकी दाईं ओर होती है ये। इसका वजन जो होता है वो 1.35 किलोग्राम टू 1.5 ग्राम, ठीक है। 1.35 किलोग्राम से लेके 1.5 किलोग्राम तक, 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। महिला में यकृत का वजन जो होता है वो नर की तुलना में कम होता है। जो फीमेल्स जो होती हैं उनमें लीवर का जो वजन है वो मेल्स की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल केवल स्तनधारियों के यकृत के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक हो गया ना कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल जो होते हैं वो ओनली मैमल्स जो होते हैं या स्तनधारी जो होते हैं उनके यकृत के चारों ओर पाए जाते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल्स। हिपेटोसाइट्स कोशिकाओं से यकृत या लीवर का निर्माण होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हेपेटोसाइट कोशिकाएं, हेपेटोसाइट सेल्स कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा कफर सेल्स भी केवल स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती हैं, कफर या कोफर सेल्स, ठीक है, कफर कोशिकाएं या कफर सेल्स। ये क्या है, केवल स्तनधारियों के यकृत में ही पाई जाते हैं, दे ओनली प्रेजेंट इन द लीवर इन मैमल्स, ठीक है, जो एंटीजन्स के भक्षण करने का कार्य करती हैं, ठीक है। कफर सेल्स क्या करेंगी, एंटीजन्स के भक्षण करने का कार्य करती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं अपन लीवर के कार्य, ठीक है। तो पित्तरस या बाइल जूस, ठीक है, का निर्माण यकृत में, जहां से स्रावित होकर पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में से संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो जो पित्तरस होता है उसका निर्माण तो जो होता है वो यकृत में होता है, जहां से इसको सीक्रेट किया जाता है और गॉल ब्लैडर में इसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से या पित्ताशय से यह सीक्रेट नहीं होता है। आगे होता है विअमीनीकरण या डीएमिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अमीनो एसिड को अमीनो अम्लों से हटाना, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त अमीनो एसिड होते हैं को अमीनो एसिड से हटाना, ताकि अब इन्हें शरीर में संग्रहित किया जा सके, ठीक है। इसका ये क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य हो गया, और आरबीसी फॉर्मेशन का कार्य हो गया, ठीक है। यकृत में बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण, ठीक है। यकृत में क्या होता है, बीटा कैरोटीन जो होती है उससे विटामिन ए का निर्माण होता है। यकृत के द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एवं लाइपोजेनेसिस, वसा का निर्माण आदि क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। तो यकृत के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड लाइपोजेनेसिस, ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। यकृत से हेपेरिन या एंटीकोगुलेंट का सीक्रेशन होता है, ठीक है। यकृत से क्या होता है, ये एक हेपेरिन का सीक्रेशन होता है। हेपेरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है, प्रतिस्कंदक, मतलब जमने नहीं देता, ब्लड में पाया जाता है और ब्लड को जमने नहीं देता। ब्लड लिक्विड फॉर्म में कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, जैसे ही ब्लड बाहर आता है थोड़ी टाइम में जम जाता है वो, ठीक है, क्लॉटिंग हो जाती है उसकी,
ठीक है, और जो प्रोटीन वगैरह होती है वो अलग हो जाती है, और जो लिक्विड होता है वो अलग अलग हो जाता है, वाइटिस टाइप का हो जाता है फिर वो धीरे धीरे। ठीक है, वो जो होता है उसके जो है वो कोगुलेंट होने की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, इसमें हेपेरिन पाया जा रहा है। हेपेरिन कार्य करता है एंटी कोगुलेंट का, उनको जमने नहीं देता। ठीक है, उसको क्लॉट नहीं होने देता, थक्के नहीं बनने देता। ठीक है, यकृत में विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन के की सहायता से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होगा। ठीक है, जो कि चोट लगने पर रक्त के थक्का का निर्माण या क्लॉटिंग में सहायक होता है। ठीक है भाई, जैसे एयर के कांटेक्ट में जो जगह रहती है वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन के हेल्प से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होगा। ठीक है, और फिर क्या है, वो जाल जाल टाइप की सी स्ट्रक्चर, ब्राउनिश कलर के जाल जाल सी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, उसको क्लॉटिंग बोलते हैं। यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के एवं विटामिन B12, वसा एवं ग्लाइकोजन का संकरण होता है। ठीक है, तो विटामिन यकृत में कौन कौन से विटामिन होता है, अडेक। ठीक है, ए, डी, ई, के। ठीक है, अडेक का इन द सेंस जो फैट सॉल्युबल होती हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं कौन कौन से, ए, डी, ई, के। ये कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल अडेक। और विटामिन B, C जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, डी, ई, के और उसके साथ विटामिन B12। ठीक है, और वसा एंड ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। उत्सर्जन में सहायक होता है, बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन का निर्माण होता है। तो यकृत जो होता है वो एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन का निर्माण होता है। ठीक है, यकृत में पाए जाने वाले कुफर कोशिकाओं के द्वारा एंटीजेंस का भक्षण किया जाता है या फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है, कुफर सेल्स। ठीक है, ओनली मैमल्स में पाई जाती है। इसके द्वारा एंटीजेंस का भक्षण या फिर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की जाती है। जो एंटीजेंस होते हैं, जो बाहर से कोई भी ऐसा लग रहा है हमारी बॉडी को कि ये हमारा नहीं है, बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो आता है, उनके फैगोसाइटोसिस में भी। ठीक है, जो अदर पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के अलावा के जो दूसरे होते हैं। ठीक है, तो एंटीजेंस के भक्षण में भी। लीवर के नीचे पित्ताशय स्थित होता है। ठीक है, यकृत या लीवर के नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर, जहां पर वाइल जूस जाता है। यकृत ने वाइल जूस का फॉर्मेशन किया, वाइल जूस कहाँ जाके स्टोर होगा, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में। ये जो होता है वो यकृत के नीचे स्थित होता है। पित्ताशय में पित्तरस संग्रहित होता है। ठीक है, ये हो गया। इस पित्ताशय में आहार नाल से स्रावित कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन संकुचन प्रेरित करता है। ठीक है, इस पित्ताशय में जो होता है आहार नाल से स्रावित कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, वो इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे पित्तरस जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस पित्तरस का क्या है, सिक्रेशन बढ़ता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, बस की कॉन्ट्रैक्शन जब संकुचित होगा। आगे देखते हैं पाचन की कार्य की। ठीक है, फिजियोलॉजी। मानव में भोजन के पाचन को 5 चरणों में बांट सकते हैं। पहला, भोजन का अंतर्ग्रहण या फिर इंजेशन। दूसरा होता है भोजन का पाचन, डाइजेशन। तीसरा होता है पचित भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है श्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और लास्ट होता है अपचित भोजन का मलत्याग, डिफिकेशन। ठीक है, पहला, भोजन का अंतर्ग्रहण। मुख के द्वारा भोजन को ग्रहित कर आहार नाल के अन्य भागों में यह गति करते हुए पहुंचता है। ठीक है, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहित करके आहार नाल के अन्य भागों में गति करेगा। फिर भोजन का पाचन प्रोसेस होती है। भोजन का पाचन 2 प्रकार से होता है। पहला, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, इसमें भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। भोजन को चबाना, पीसना इसी में शामिल है। मुख, गुहा एवं आमाशय है, ये कार्य करते हैं। अगला होता है केमिकल डाइजेशन। इसमें जटिल भोज्य पदार्थों को पाचक रसों एवं एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, उसको तोड़ा जाएगा, चबाया जाएगा, पीसा जाएगा, ये सारी प्रोसेस जो होती है। रासायनिक में क्या, रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनकी सहायता से उसके सरल भागों में तोड़ा जाएगा। ठीक है,
मुख गुहा में पाचन या डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ठीक है, मुख गुहा में दांत, टीथ एवं टंग, जीभ की सहायता से भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। ठीक है, दांत और जीभ की सहायता से भोजन का क्या होगा, यांत्रिक पाचन होता है, जिसमें दांत भोजन को चबाकर तथा जिह्वा इसमें लार मिलाकर पाचन में सहायता करती है। ठीक है, दांत क्या करेंगे, भोजन को चबाएंगे, और जीभ क्या करेगी, इसमें लार मिलाएगी। ठीक है, लार को अच्छे से मिलाएगी। मुख गुहा में लार की सहायता से रासायनिक पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, एमाइलेज पाया जाता है ना, तो इससे क्या होगा, पाचन की क्रिया जो है वो रासायनिक होगी। लार का स्रवण प्रतिदिन लगभग 2 लीटर होता है। एक दिन में लार करीबन 2 लीटर तक सीक्रेट होती है। लार का पीएच जो होता है वो 6.35 टू 6.85 होता है। ठीक है, लार का जो पीएच होता है वो 6.35 टू 6.85। ठीक है, एसिडिक नेचर की होती है, लेकिन बहुत मतलब मामूली एसिडिक नेचर होती है इसकी। ठीक है, जैसे सेवन हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन सेवन से थोड़ी सी कम है, तो 6.35 टू 6.85। लार के संगठन में 99.9% जल होता है। ठीक है, इसीलिए भी तो बोला जाता है ना, मतलब ये एक और रीज़न है कि हमें पानी ज़्यादा क्यों पीना चाहिए। ठीक है, 2 लीटर मतलब ये निकल रहा है, 99.9% जल होता है इसमें। 0.1% में एंजाइम, लवण, म्यूसिन और बफर पदार्थ होते हैं। ठीक है, ओनली 0.1% में क्या क्या पाया जा रहा है, एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, लवण, म्यूसिन पाया जाता है और बफर पदार्थ होते हैं। लार में पाया जाने वाला टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का पाचन इस प्रकार करता है। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन। तो बिना पका हुआ स्टार्च है, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन की वजह से डेक्स्ट्रिन। ठीक है, अगर पका हुआ स्टार्च है तो माल्टोज में बदल जाएगा ये। ठीक है, अगर कच्चा स्टार्च है तो डेक्स्ट्रिन में बदल जाएगा ये, टाइलिन या एमाइलेज की सहायता से, सलाइवरी एमाइलेज की सहायता से। या फिर पका हुआ अगर स्टार्च है तो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन की सहायता से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा ये कर देगा ये। ठीक है, लार में पाया जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम आंसुओं एवं पसीने में भी उपस्थित होता है। ठीक है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम आंसुओं और पसीने में भी उपस्थित होता है। लार में भी उपस्थित, मतलब लार में तो पाया जाता है, उसके अलावा आंसुओं और पसीने में भी पाया जाता है। बफर पदार्थ के रूप में लार में बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स पाए जाते हैं जो लार के पीएच का नियमन, ठीक है, या रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, बफर पदार्थ के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स, जो कि लार के पीएच का रेगुलेशन या नियमन करते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूसिन भोजन को लसलसा बनाता है। ठीक है, म्यूसिन का काम क्या है, भोजन को लसलसा बनाना, ताकि ये आहार नाल में आसानी से गति कर सके। ठीक है, नहीं तो कहीं भी चिपक जाएगा, तो लसलसा बना देगा ये म्यूसिन जो होता है। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होता हुआ यानी फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में पहुंचता है, जहां पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, मुख गुहा से क्या करेगा, से भोजन फेरिंग से होता हुआ, बीच में फेरिंग्स पड़ेगा, उसके बाद फिर ईसोफेगस, और यहां पर कोई भी पाचन की प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद आता है आमाशय में पाचन। तो आमाशय या जठर या स्टोमच की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, या जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका, जैसे चीफ या मुख्य कोशिका, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल्स, म्यूकस सेल्स आदि के द्वारा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का श्रवण होता है। जठर रस अत्यधिक पीएच, इसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है, पीएच 1 या 2 के करीब होती है। ठीक है, जिसके संगठन में 98% जल व 2% पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें भी 98% वाटर है, बाकी का जो है 2% पदार्थ। एक्चुअली क्या है कि एक वो बता देता हूँ मैं आपके लिए कि जब भी आप भोजन वगैरह करते हो तो हर कोई हमेशा सलाह देता है या तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो या खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पियो।
वो इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे जो आमाशय में जो पीएच का लेवल है वो 1 से 2 होता है, और जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर मीडियम जो होता है कार्य करने के लिए वो वही मीडियम होता है, पीएच कम होना चाहिए। आप पानी पी लेते हो तो उससे क्या होगा, पीएच का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एंजाइम उतना प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, इसलिए आपका भोजन नहीं पचता है, आपको दिक्कत आती है, ठीक है, अपच वगैरह कब्जी की। तो इसलिए या आप जब भी खाना खाएं तो या तो आधा घंटा पहले पानी पिए या आधा घंटे बाद पानी पिए, ठीक है, साथ ही साथ पानी नहीं पिए। इसका मेन रीज़न है ये, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है कि मतलब लोगों ने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरिएज, ठीक है। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं? पेप्सिन पाया जा रहा है, रेनिन पाया जा रहा है, लाइपेज पाया जा रहा है, जिलेटिनेज पाया जा रहा है और यूरिएज, ठीक है। इनको वर्क करने के लिए पीएच बहुत कम चाहिए। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? HCl, भाई एसिडिक मीडियम बना रहा है ना HCl, पीएच लेवल बहुत कम रख रहा है तो HCl रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स, ठीक है। ये प्रोटीन पेप्सिन्स से क्या करेगा? सरल पेप्टाइड में पेप्सिन्स के द्वारा, ठीक है। वसा लाइपेज से वशीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये एक तरह का, ये समझ लो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन्स पेप्सिन्स जो है इसके द्वारा सरल पेप्टाइड में टूट जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। लाइपेज के द्वारा फैट को वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। दूध में उपस्थित कैशीन प्रोटीन के लिए रेनिन, ठीक है, ये क्या होगा? पैराकैसिनेट, दही के समान दिखाई देता है, ठीक है। रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में इसके स्थान पर HCl का स्रवण होने लगता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों में जो होता है वो HCl का स्रवण नहीं होता है, भाई बहुत नाजुक होते हैं बच्चे। अब HCl इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि भाई एकदम जला देगा वो, ठीक है, ऑर्गन को डैमेज कर देगा। तो इस वजह से बच्चों में नहीं सीक्रेट होता है। बड़े होते होते वो उनकी क्या है कि काफ़ी मोटी लेयर्स होती हैं अंदर स्टमच में, ठीक है, काफ़ी मोटी लेयर्स होती हैं, इस वजह से ये जो है उस मीडियम को झेल लेता है वो। आमाशय या जठर में अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, ठीक है। आमाशय में जो अर्धपचित भोजन होता है उसको कायम कहा जाता है, जो कि पाइलोरिक वाल्व से होकर छोटी आंत में पहुंच जाता है। कायम क्या करेगा? कायम जो होता है वो पाइलोरिक वाल्व होता है, पाइलोरिक सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व के थ्रू ये क्या करेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा, ठीक है। छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मनुष्य में पाचन क्रिया छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में होती है तथा यहीं पर पाचन क्रिया भी पूर्ण होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाचन की प्रोसेस होती है और पूर्ण भी यहीं होती है। छोटी आंत में विभिन्न पाचक रस भोजन का पाचन पूरा कर देते हैं, जो कि इस प्रकार है: बाइल जूस पित्ताशय से, ठीक है, गॉल ब्लैडर से। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियास से। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल से, ठीक है। अब इसमें वाइल जूस निर्माण जो होता है वो यकृत में हेपेटिक सेल से होता है, ये हेपेटोसाइट सेल से होता है, लेकिन संग्रहण जो होता है इसका गॉल ब्लैडर में होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने इसके बारे में बात की थी। यह हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय तरल होता है और इसका पीएच जो होता है वो 8.6 होता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा है ना तो बेसिक हो गया। 8.6 क्षारीय तरल पदार्थ होता है और हल्के पीले रंग का होता है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। बाइल जो होता है उसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन ये पित्त रस वसा का इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कर वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिससे इसका पाचन आसानी से होता है, ठीक है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, लेकिन ये जो पित्तरस जो होता है वो वसा का इमल्सिफिकेशन कर देता है, ठीक है, जिससे वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिससे इसका पाचन आसान हो जाता है या आसानी से होता है। पित्तरस में जल जो होता है वो 97% जल होता है और घोलित पदार्थ कितने होते हैं? 3%, ठीक है। देखो लार में सबसे पहले अपने बात की थी, उसमें 99.9% वाटर, 0.1% जो होता है वो अदर होते हैं, ठीक है। और आमाशय में अपने देखा था 98% वाटर, 2% जो है अलग,
अदर पदार्थ, ठीक है। और बाइल जूस जो होते हैं उसमें 97% वाटर होता है और घुलित पदार्थ जो होते हैं वो 3%। घुलित पदार्थ में दो प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं जो कि निम्न है, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कार्बनिक में बाइल सॉल्ट्स, पित्त लवण में सोडियम ग्लाइकोनेट एवं सोडियम टोरोकोलेट होता है, ठीक है। पित्त लवण में क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टोरोकोलेट ये होता है। बाइल पिगमेंट में कौन सा होता है, बिलिरुबिन पाया जाता है। वशीय अम्ल में कौन सा होता है, बिलिवर्डिन पाया जाता है। और उसके अलावा लेसिथिन एंड म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन सबसे पहले भी मिला था ना अपने को, जैसे कि लार में, ठीक है, जैसे कि वो क्या कर रहा था, उसको लसलसा बना रहा था, ठीक है। तो बाइल जूस में कौन कौन से पाए जा रहे हैं, बाइल सॉल्ट में पाया जाता है सोडियम ग्लाइकोनेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन, वशीय अम्ल में बिलिवर्डिन, लेसिथिन एंड म्यूसिन। अकार्बनिक पदार्थ में बात की जाए तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, पित्त लवण पायसीकरण की क्रिया करते हैं। पित्त लवण मल को रंग प्रदान करता है, पित्त वर्णक जो होता है वो मल को रंग प्रदान करता है, ठीक है। पित्त जो वर्णक था वो कौन सा था, बिलिवर्डिन, ठीक है। इन वर्णकों का निर्माण आरबीसी के नष्ट होने पर होता है, ठीक है। बिलिरुबिन कैसे होगा, आरबीसी की डेथ होगी उस पर इनका निर्माण होता है बिलिरुबिन का। पीलिया में जब आरबीसी अधिक मात्रा में नष्ट होती है तो बिलिरुबिन का जमाव शरीर में अधिक होने लगता है, जिससे नाखून, त्वचा, आंखें पीली दिखाई देती है, ठीक है। पित्त वर्णक कौन सा होता है, मल को रंग प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, बिलिरुबिन पाया जाता है, ठीक है। हमारे मल का कलर जो था वो पीला पीला होता है बिलिरुबिन वर्णक के या पिगमेंट के कारण, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, आरबीसी के नष्ट होने पर इसका फॉर्मेशन होता है। जब हमें पीलिया होता है तो आरबीसी की अधिक मात्रा में डेथ होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो, बिलिरुबिन का जमाव ज़्यादा होने लगता है, इसलिए हमारे नाखून, आंखें एवं त्वचा पीली दिखाई देने लगती है। सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण पित्त रस क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक है। 8.6 जो इसकी क्षारीय प्रकृति दर्शाई जा रही है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण दर्शाई जा रही है। पैनक्रियाटिक जूस ये अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से स्रावित होकर विरसंग नलिका के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। इसका पीएच कितना होता है, 8.4, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस आपको जो याद रखने वाला वो कौन सा है कि एंडोक्राइन पार्ट से ना होकर के ये एक्सोक्राइन पार्ट से सीक्रेट होता है, ठीक है। ये अंतःस्रावी भाग से सीक्रेट ना होकर के बहिस्रावी भाग से स्रावित होता है, ठीक है। और दूसरा विरसंग नलिका जो होती है उसके द्वारा ये छोटी आंत में पहुंचता है। इसका पीएच जो होता है वो 8.4, ठीक है। ठीक है, इससे पहले अपन ने बात की थी बाइल जूस की, उसका 8.6 था, इसका 8.4 है, ठीक है। थोड़ा सा कोरिलेट करके अपने हिसाब से जैसे भी आप याद रख सकते हो। इसे पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस को क्या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछ भी ले कोई कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहा जाता है तो पैनक्रियाटिक जूस को, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं वो जो सभी प्रकार के पदार्थों का पाचन कर सकें, ठीक है। छोटी आंत में पाचन, ठीक है, ये क्या अग्नाशयी रस, फिर आंतरीय रस सक्कस एंटेनिकस, ठीक है। ये आंत की दीवारों में उपस्थित ब्रूनर्स ग्लैंड्स, लेबरकुन की दरारों एवं म्यूकस ग्रंथियों के स्रवण से निर्मित क्षारीय प्रकृति का पाचक रस है, जिसका पीएच कितना होता है 8.4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बड़ी आंत में पाचन। मनुष्य की बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है, ठीक है। सारी जो पाचन की प्रक्रिया जो है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है, बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन यहां कुछ बैक्टीरियाओं जैसे इकोलाई, ठीक है, विटामिन संश्लेषण के लिए, तो B12 और विटामिन के। चारा चरने वाले जंतु रूमिनेंट्स, ठीक है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, भैंस आदि बड़ी आंत की लंबाई अधिक होती है, अतः सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है।
ठीक है, जो चारा चरने वाले होते हैं उनमें बड़ी इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, लंबाई होती है, ठीक है, ज़्यादा, जिससे कि क्या जो सेलुलोज के पाचन में सहायता करती है। प्लांट्स वगैरह को खाते हैं ना वो, तो प्लांट्स में क्या था सेलुलोज वगैरह पाया जाता है और इसका पाचन भी कंपलसरी है। ठीक है, वो खा रहे हैं, अगर सेलुलोज का पाचन नहीं हो रहा तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो सेलुलोज का पाचन जो है उनके लिए कंपलसरी है, इस वजह से उनमें ये क्षमता पाई जाती है। मनुष्यों के पूर्वजों में कपी वर्ग के जंतु, ठीक है, वानर वगैरह, बड़ी आंत से जुड़ी अपेंडिक्स की सहायता से सेलुलोज का पाचन किया जाता था। तो मनुष्य के जो पूर्वज वगैरह थे, जैसे कि मानव नहीं, बंदर वगैरह हो गए, ठीक है, इनमें क्या किया जाता है, इनका जो पाचन सेलुलोज का इनमें जो पाचन होता है वो अपेंडिक्स पाई जाती है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब मनुष्य को तो उतनी जरूरत है नहीं अब सेलुलोज के पाचन वगैरह की, ठीक है, इसलिए अपेंडिक्स जो होती है वो एक अवशेषीय अंग के रूप में रह गई है। लेकिन वर्तमान में ये संरचना अवशेषीय अंग, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, कोई इसका योगदान नहीं है। बड़ी आंत में अवशोषण, यहाँ पर जल एवं खनिज लवणों तथा कुछ दवाइयों का अवशोषण जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर जल का, ठीक है, जल का सर्वाधिक मात्रा में होगा, ठीक है, खनिज लवणों और कुछ दवाओं का अवशोषण होता है। ठीक है भाई, यहाँ से क्या है, जल का अवशोषण अगर यहाँ से नहीं किया तो सीधा जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है ना बड़ी आंत के बाद, तो फिर सीधा एक्सक्रीशन पार्टी आ जाते हैं। पचित भोजन का एसिमिलेशन या श्वांगीकरण, कोशिकाओं द्वारा सरल पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेने के बाद भी शेष बचे सरल पोषक पदार्थों को पुनः जटिल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें कि जो सरल पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग कर लिया उतना वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो शेष रह जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, द्वारा से जटिल पदार्थों में उनको कन्वर्ट किया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन, श्वांगीकरण। ठीक है, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो पचित या सरल भोज्य पदार्थों का आहार नाल के अलग अलग भागों में अवशोषण होता है। ठीक है, तथा यह पोषक पदार्थ रक्त में पहुंचते हैं, जहां से इन्हें अलग अलग अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, मुख्य कुआं, जहां पे जल, ग्लूकोज एवं कुछ विशेष दवाओं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, सोर्बिमाइड आदि का भी अवशोषण होता है। ठीक है, तो मुंह में किन किन का अवशोषण होगा, वाटर का, ग्लूकोज का और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, सोर्बिमाइड एक्सेट्रा एंड अदर। आमाशय में ग्लूकोज, खनिज लवण एवं एल्कोहल का अवशोषण होता है। ठीक है, अपन जो दारू वगैरह पीते हैं, आई मीन जो ह्यूमंस वगैरह, तो उनका जो होता है वो जो दारू का अवशोषण जो होगा वो स्टमच में होता है। ठीक है, और उसके अलावा स्टमच में कौन सा, ग्लूकोज एंड खनिज लवण का भी अवशोषण होता है। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन का अवशोषण होता है, छोटी आंत, तो अधिक लंबाई प्लस कम व्यास प्लस रसांकुर या विलायज, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। भाई एक तो छोटी आंत की लंबाई बहुत होती है, ठीक है, अपन बात की थी इसमें पहले कि 7 मीटर तक होती है। ठीक है, कम व्यास होता है, ठीक है, व्यास जो होता है वो चौड़ाई जो होती है इसकी वो कम होती है। इसमें विलायज पाए जाते हैं, विलायज उंगली नमक प्रवर्त पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, झाड़ू टाइप के से या ब्रश टाइप के से। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं खूब सारा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ग्लूकोज एवं अमीनो एसिड का अवशोषण जो होता है वो विलायज के द्वारा या रसांकुर के द्वारा होता है। ग्लूकोज एवं अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड का अभी तक कोई अवशोषण नहीं हुआ, अमीनो एसिड का पहली बार, ग्लूकोज का हो चुका है, वाटर में भी हो रहा था, स्टमच में भी हो रहा था, अभी यहाँ भी हो रहा है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, जो फैटी एसिड्स होते हैं एवं ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण लसिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। छोटी आंत में अवशोषण क्रिया सर्वाधिक होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है वो छोटी आंत में होती है। फिर अगला आता है मलत्याग। ठीक है, इसमें आहार नाल में अपचित भोजन को मल के रूप में गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आहार नाल में जो भी अपचित भोजन बचा
उसको क्या करेगा, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी बात करते हैं छोटी आंत में पाचन, अग्नाशयी रस। फिर एक क्या बार बार दे रखा है, ठीक है। आपका ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। ये द्वारा द्वारा करके देख रखा था, उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।